आज हम लोग सेमेस्टर 6 के इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स अर्थात पर्यावरण अर्थशास्त्र पाठ्यपुस्तक के एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारत में पर्यावरण की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी देश की पर्यावरण समस्याओं के स्वरूप, उसके विकास के सोपान, अर्थ संरचना, प्रयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी और पर्यावरण नीतियों पर निर्भर करते हैं। कुछ समस्याओं का संबंध आर्थिक विकास के अभाव से होता है, जैसे अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं, शुद्ध पेयजल का अभाव। तो कुछ अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए चुनी गई तकनीकी विधियों, जैसे वायु और जल का प्रदूषण, पर निर्भर करती है। भारत जैसे जनसंख्या बहुल देशों में गरीबी भी विशेष प्रकार की पर्यावरण समस्या को जन्म दे सकती है। हम भारत की पर्यावरण समस्याओं के स्रोतों और आयामों की पहचान मुख्यतः इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, भूमि या मृदा का पतन। देश के अधिकांश भागों में भूमि की ऊपरी परत से उसके संसाधन आधार में हो रहे पतन के संकेत मिल रहे हैं। सकल भौगोलिक क्षेत्रफल 329 मिलियन हेक्टेयर में से 175 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 53.2% का पतन हो रहा है। वायु और जल प्रवाहों द्वारा मृदा का क्षरण, जल भराव, लवणता आदि के साथ भू क्षेत्रों के अधोपतन का कारण बन रहा है। वनों का नष्ट होना दूसरा पॉइंट है। वनों का नष्ट होना या अवनीकरण। वन नवीकरणीय संसाधन है और ये वनवासियों को अनेक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ साथ शेष समाज को वन आधारित उद्योग आदि के प्रावधान द्वारा आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनसे बड़े स्तर पर रोजगार का भी सृजन होता है। वन पारिस्थितिकी संतुलन और जीवन धारण सहायक प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण गुणवत्ता के उन्नयन में सहायक होते हैं। भारतीय वन अवस्था रिपोर्ट 2013 के अनुसार देश में वृक्षादित वन क्षेत्र सकल भौगोलिक क्षेत्रफल के 24% अर्थात 78.92 मिलियन हेक्टेयर के समान है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ने वनाच्छादन को 33% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पिछले कुछ वर्षों में इस आच्छादन में कुछ सुधार हुआ है, किंतु यह सुधार मुख्यतः सर्वसुलभ वन क्षेत्रों में ही हो पाया है। उत्तर पूर्वी राज्यों के वनाच्छादन क्षेत्र में तो 627 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। देश के तटीय प्रदेशों के जलीय वन क्षेत्र में भी 34 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तीसरा, जैविक विविधता। विश्व के भू क्षेत्र के मात्र 2.4% पर बसा भारत वैश्विक जैविक विविधता में 8% का योगदान करता है। विश्व भर में आर्थिक कार्यों की समृद्धि के कारण जैविक विविधता का पतन पर्यावरण संकटों का एक बड़ा कारण बन रहा है। इस विविधता के ह्रास के मुख्य कारण हैं कृषि प्रसार के लिए वनस्पति आच्छादित क्षेत्र की सफाई, दूसरा खनन, तीसरा वृक्षों की अनाधिकृत कटाई अर्थात अंधाधुंध कटाई, चौथा वन्य उत्पादों का गैर कानूनी व्यापार। अपने पारिस्थितिकीय और आर्थिक मूल्य मानों के कारण जैविक विविधता का ह्रास एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इन मूल्य मानों के मुख्य स्रोत हैं औषधियाँ, पारिस्थितिकी, पर्यटन तथा उसकी विद्यमानता या अस्तित्व का बोध। चौथा, वातावरण प्रदूषण। देश में वायु प्रदूषण बहुत है, उस पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। वायु की गुणवत्ता का मापन आलंबित कण घनता द्वारा किया जाता है। वायु गुणवत्ता ह्रास में मुख्य योगदान औद्योगिकरण और बढ़ते हुए वाहन यातायात का है। लघु उद्योग, रसायन उत्पादक और ईंटों के भट्टे भी बड़े प्रदूषण करता है। यदि विद्युत क्षेत्र पर विचार करें तो देश में अधिकांश उत्पादन क्षमता ताप विद्युत घरों की है, जो प्रायः कोयले का प्रयोग करते हैं।
वे भी वायु प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं। दुपहिया और तिपहिया वाहन कुल संख्या का 75% है और इन्हीं वाहनों द्वारा फैलाए जा रहे कुल प्रदूषण का आधे से अधिक अंश निःसृत होता है, अर्थात उत्पन्न होता है। वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व भर में 1622 नगरों में 2.5 माइक्रोन से छोटे आलंबित कणों का सर्वेक्षण किया था। भारत के 13 शहर विश्व सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों की श्रेणी में पाए गए थे। यही नहीं, गोबर के चूल्हों, तेल के चूल्हों और मोमबत्तियों की रोशनियों के धुएं से भी घरों के भीतर फैल रही जहरीली हवा भी प्रतिवर्ष 10 लाख व्यक्तियों के जीवन का अंत कर देती है। बाह्य और भीतरी क्षेत्र में प्रदूषित वायु के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 16 लाख व्यक्तियों की जानें जा रही हैं। 5वां, जल प्रदूषण। नदियाँ, झीलें, पोखरें और तालाबें तथा भूगर्भ जल का निश्चित जल गुणवत्ता मानकों की कसौटी पर मूल्यांकन जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली द्वारा किया जाता है। वर्ष 2010 के आंकड़े बता रहे हैं कि कार्बनिक प्रदूषण तथा कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया संख्या भी जल संसाधन प्रदूषण में अग्रणी है। नदियों को दूषित करने में सबसे बड़ा योगदान घरेलू अवजल का है। वर्ष 2012 का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आकलन बता रहा है कि प्रतिदिन 2723 मिलियन लीटर अवशिष्ट जल का सृजन गंगा के मुख्य धारा पर बसे शहरों, ग्रामों से हो रहा है, जबकि इसी के किनारे लगे उद्योग भी 500 मिलियन लीटर प्रदूषित जल प्रतिदिन इसमें बहा रहे हैं। अतः नदियों में बहाए गए समस्त दूषित तत्वों का 85% अंश घरों से प्रभावित होता है। घरेलू प्रदूषित जल या गंदे जल के निस्सरण और उसके शोधन की आवश्यक क्षमता के बीच बड़ा अंतर है। अभी तक केवल 44.3% गंदे जल के शोधन की क्षमता स्थापित हो पाई है। अगला, ठोस कचरा। शहरी क्षेत्रों के तीव्र विकास के साथ साथ कचरा संग्रह, परिवहन और वहन की संरचनाओं का विकास नहीं हो पाया है। इसी से कचरे के पर्वत प्रदूषण के स्रोत और स्वास्थ्य के लिए जोखिम का रूप धारण करते जा रहे हैं। शहरी कचरा तो प्लास्टिक, कपड़ा, धातुओं, शीशे और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, तटीय और महासागरीय प्रदूषण। भारत की तटभूमि 7500 किलोमीटर का विस्तार है। इसमें अनेक प्रकार के जलीय पारिस्थितियों का निवास है, जैसे जलीय हरित क्षेत्र, कोरल रीफ, नमकीन झीलें आदि। इनमें अनेक लोप आशंकाग्रस्त प्रणाली प्रजातियों और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जीवों, वनस्पतियों का आवास है। इन क्षेत्रों को बहुमुखीय संक्षेपों को झेलना पड़ रहा है। इन सभी का तटीय प्रदेशों की पारिस्थितिकी पर प्रभाव इतना गंभीर रहा है कि उससे संभावित सेवा प्रवाह तथा जैविक विविधता को बड़ी ठेस पहुंच रही है। इन दुष्प्रभावों में बढ़ते हुए तापमान, जल वृष्टि के स्वरूप में बदलाव, भूजल का पतन, हिमखंडों का पिघलना, समुद्र स्तर का ऊपर उठना आदि का भी अपना योगदान है। इन सभी को वैश्विक उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव का साझा नाम भी दिया जाता है। इस संदर्भ में विशिष्ट नीतिगत उपायों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो वायु, जल आदि के पर्यावरणीय पतन को रोकने के लिए अपनाए गए हैं। भारत में प्रदूषण को रोकने के लिए अर्थात वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए समय समय पर अनेक नीतियां बनाई गई हैं और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगली कक्षाओं में हम इन पर्यावरण नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।